बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इनहेरिटेंस। फिर हम इसी इनहेरिटेंस की कैटेगरीज देखेंगे जो कि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। और फिर मैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसे एक्सप्लेन करूँगा। आज के लेक्चर के अंदर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं रन करेंगे, बल्कि थ्योरी रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी में काफ़ी हद तक एक्सप्लेन जो है वो आपकी बुक में से कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने अपनी बुक से एक दफ़ा उसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। जब आप उसे रीड आउट कर लेंगे, अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जिस टाइम मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँ उस टाइम मैं सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूँ, किसी किस्म का कोई पॉइंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जस्ट उसे रीड आउट जो है वो कर लेना। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है जी हमारे पास टॉपिक इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 15 है आईटी सीरीज़ बुक में से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आगे आप जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरिटेंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर जो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस करता है। इसी के आगे फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर इसे उर्दू ज़बान से या इंग्लिश की ज़बान से इसका तर्जमा किया जाए तो इनहेरिटेंस उस चीज़ को कहा जाता है जो कि आपको विरासत में मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स आपको जो चीज़ देते हैं विरासत में, उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब ये विरासत जो है वो किसी किस्म का कोई माली चीज़ भी हो सकती है, कोई किसी किस्म का कोई जो है वो खूबी भी हो सकती है, कोई खामी भी हो सकती है, किसी किस्म की कोई बीमारी भी हो सकती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जेनेटिकली जो है वालिदैन से बच्चों के अंदर कुछ जो है खूबियाँ और खामियाँ जो है मुंतकिल होती हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल साइज का कॉन्सेप्ट है। अब इसे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। A programming technique that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance. प्रोग्रामिंग की ऐसी टेक्निक को इनहेरिटेंस कहा जाता है जिसमें हम पहले से मौजूद क्लास को इस्तेमाल करके एक नई क्लास जो है बनाते हैं। द न्यू क्लास इनहेरिट ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द ओरिजिनल क्लास। जो नई क्लास बनती है उसके अंदर वो तमाम के तमाम बिहेवियर मौजूद होते हैं जो कि ओरिजिनल क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि उस क्लास के अंदर जिसे हमने इस्तेमाल किया होता है नई क्लास बनाने के लिए। द एग्जिस्टिंग क्लास दैट इज़ री यूज टू क्रिएट द न्यू क्लास इज़ नोन एज सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। जो पुरानी क्लास हम इस्तेमाल करते हैं नई क्लास बनाने के लिए, उन पुरानी क्लास को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। या तो उसे सुपर क्लास कहा जाता है, हम उसे बेस क्लास भी कह सकते हैं, और हम उसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। द न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। और जो नई क्लास हम लोग बनाते हैं उस क्लास को हम सब क्लास भी कह सकते हैं, हम उसे ड्राइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, और उसे हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट। अब आ जाते हैं कि इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला तो एडवांटेज जो है वो ये है कि रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस अलाउज द डेवलपर टू रीयूज द एग्जिस्टिंग कोड इन मैनी सिचुएशंस। अ क्लास कैन बी क्रिएटेड वंस एंड इट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन टू क्रिएट मैनी सब क्लासेस। अच्छा जी, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है वो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। यानी कि आपने एक स्पेसिफिक कोड लिख लिया, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसी कोड से मिलते जुलते मज़ीद 3-4 और आपने प्रोग्राम लिखने हैं, तो आप उस कोड को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि उसी कोड को आप नए प्रोग्राम्स के अंदर रीयूज़ कर सकें ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। और सेकेंड पॉइंट जो है वो यही है कि सेव द टाइम एंड एफर्ट। जब आप कोड को कुछ इस अंदाज से लिखेंगे कि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एफर्ट्स जो हैं वो भी सेव होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पॉइंट इसका, इंक्रीज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। इससे एक तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होता है और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब आप एक क्लास को बार बार जो है कंपाइल करते हैं और टेस्ट करते हैं तो उसमें मौजूद खामियां जो हैं वो दूर होती जाती हैं, और जो
क्लास हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके पास हर दफ़ा कंपाइल होने के बाद आती जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कैटेगरीज के हमारे पास कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम मौजूद है वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर इन सभी कैटेगरीज को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया, लेकिन फिलहाल हम इन दो कैटेगरीज की बात करेंगे। पहली है जी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरी है जी हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? अगर एक बेस क्लास का एक चाइल्ड हो तो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी एक पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो तो हम उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है कि दो बेस क्लासेस का मिलके एक जो है वो चाइल्ड हो तो हम उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। अब यहाँ पर मैं दोबारा से पॉइंट क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा। अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें चाइल्ड क्लास का यानी इस क्लास का जिसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट हो तो उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट्स इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें एक चाइल्ड का यानी एक ड्राइव्ड क्लास का जो पेरेंट है वो एक से ज़्यादा हो तो हम उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर हमने दो लिखे हुए हैं, यहाँ पर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप जितने चाहें उतने इसके पेरेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये फर्दर कुछ और डायग्राम्स आप देख रहे हैं कि इन्हें मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं बुक के ऑर्डर से जो है वो चलूँगा। बुक में जिस तरतीब से मौजूद है ये टॉपिक्स नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं जी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो क्या है। ठीक, इससे पहले हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और ये दोनों एक्सेस स्पेसिफायर जो ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हुए हैं। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैंने तब भी आप लोगों को बताया था, लेकिन दोबारा से जो है मैं सारों के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, जहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा विद इन द क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर आप लोग दो तरह से कौन सा कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग पहले मेंशन करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, प्राइवेट और पब्लिक। सबसे पहले जो हमारे डाटा मेंबर्स होते थे उसे हम वो सारे के सारे हम लोग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखते थे, और जो हमारे होते थे मेंबर फंक्शंस होते थे या फिर हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते थे उन सब को हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखते थे। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि जी हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है अगर आपने क्लास के अंदर लिखा हो तो उस डाटा को कहाँ कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। एक तो आप उसी क्लास के अंदर जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है, यानी अगर आप किसी क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं और उसके नीचे आप मेंबर फंक्शंस लिखते हैं या कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं तो आप उस क्लास के अंदर उस डाटा को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब फिर क्योंकि हमने इनहेरिटेंस भी पढ़नी है तो अब ये ड्राइव्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नया आ गया, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने सिर्फ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को ऑन क्लास और मेन फंक्शन के हिसाब से देखा था। ठीक है, और जब अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब हम उसी डाटा को ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो पेरेंट क्लास है उसके डाटा को हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर वो डाटा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। फिर हम उसी डाटा को जो है वो मेन फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं जो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग देखेंगे कि हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे आप जो भी डाटा लिख देंगे उसे सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास ही, यानी कि आप जिस क्लास के अंदर लिख रहे हैं सिर्फ उसी के अंदर आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक कि हम उसे मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते थे, और इसकी एग्जांपल्स में मैंने आप लोगों को करके दिखाई थी, ठीक है, लेक्चर के अंदर ही, कि हमने डाटा को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखा था और उसे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो हमारे पास कंपाइलेशन एरर जनरेट हो रहा था। फिर आ जाते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पे। जब इस्तेमाल करते हुए आप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो डाटा आप पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख देते हैं उसे आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी जो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तक कि चाइल्ड भी उसे एक्सेस करने की सलाहियत नहीं रखता। अब आ जाते हैं इस थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर के मुतालिक, जो कि आप लोगों ने, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अब जो भी डाटा आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखेंगे उसे आप पेरेंट क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑन क्लास के अंदर भी, फिर आप उसे चाइल्ड क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस डाटा को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। दोबारा से बता देता हूं कि आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो भी डाटा लिखेंगे उस डाटा को आप सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर आप उसे कॉल नहीं कर सकते। अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो करके देख लेते हैं और इस सारे टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं कि आया टेबल के अंदर जो बातें की गई हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं ठीक। तो मैं एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखूंगा, ठीक है। सिंपल सा कोड लिखने के बाद जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा जो है वो सिंटैक्स और कोड देखेंगे। लेकिन इसमें हम जस्ट जो है इस टेबल को वेरीफाई करेंगे कि आया जो बातें इस टेबल के अंदर की गई हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं ठीक, ठीक है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम एक सिंपल सा जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जी ये कंसोल एप्लीकेशन, और मैं इसे टेस्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। टेस्ट 1 का नाम मैंने दे दिया। अच्छा जी, ये मेरे पास सिंपल सी कोड आ गया जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास जो है वो लिख लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने लिख दिया ए, और यहाँ पर इसी क्लास को क्लास बी जो है वो इनहेरिट करेगी। आप फिलहाल जो है ये जो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ इसे स्किप कर दें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं बड़ी डिटेल के साथ इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हमने ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो मेंशन जो हैं वो चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पब्लिक जो है प्राइवेट जो है एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं और इसके नीचे इंट एक्स लिख दिया। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, और इसके नीचे मैंने लिख दिया इंट वाई। यहाँ पर साथ साथ मैं इन्हें वैल्यूज़ भी असाइन करवाई जाता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ये हम जो कोड लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस टेबल को टेस्ट करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पेरेंट क्लास के अंदर डाटा लिख दिया। अब मैं इस डाटा को चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी क्लास ए जो है ये पेरेंट है और क्लास बी जो है ये इसकी चाइल्ड है। अगर क्लास बी इसकी चाइल्ड है तो इससे इस सारे डाटा को एक्सेस करने की इजाज़त है, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स कौन से हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करता हूँ, और इसके नीचे मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिख देता हूँ जो कि इन डाटा मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस करके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल ही रखता हूँ कोड, ठीक है। अब मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर जाके, और इसे हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कंपाइल किया है मेरे पास जो है पहली चीज़ वेरीफाई होगी। सबसे पहले मैं प्राइवेट से शुरू करता हूँ,
ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसमें उसने मेंशन किया है कि जो डाटा है वो सिर्फ विद इन द क्लास ही इस्तेमाल होगा, यानी ऑन क्लास। ठीक है, यानी पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई डाटा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा, यहाँ तक कि ड्राइव क्लास में भी इस्तेमाल नहीं होगा और मेन क्लास के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मेरे पास वेरिएबल एक्स मौजूद था, ये थी पेरेंट क्लास, यहाँ पे ख़त्म हो गई और ये मैंने सिंटैक्स इस्तेमाल किया और क्लास ए को जो है वो क्लास बी का पेरेंट बना दिया, यानी क्लास बी जो है वो हमारे पास चाइल्ड के तौर पे मौजूद है क्लास ए के। ये सिंटैक्स को फिलहाल जस्ट एज इट इज़ कंसिडर कर लें, बाद में मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें क्यों मेंशन की हुई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर जो है क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे वेरिएबल को या एक ऐसे डाटा को एक्सेस कर रहा था जो कि पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। तो इस टेबल की रूल से जो है उसे एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ रहा है कि जी ये मेंबर फंक्शन जो है वो विद इन द स्कोप डिक्लेयर नहीं है, यानी कि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं जी प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक्स मौजूद था, मैं ए लिखी जा रहा हूँ। चलिए एक्स करके देख लेते हैं, सेम वही एरर आ रहा है कि जी ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है क्लास ए का, ये प्राइवेट कंटेंट है। ठीक है, अब इसे मैं करता हूँ वाई जो है मेरे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है तो इस टेबल की रूल से, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास के अंदर इसे एक्सेस करने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया, ये हमारे पास नो जो है वो बिल्कुल ठीक मौजूद है। अब हम इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं, किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं। इसका मतलब है कि इसने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास क्या मौजूद है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास जी मौजूद है, तो हम जी को जो है वो एक्सेस करके देखते हैं। आप जी को भी एक्सेस कर सकते हैं और ये जी आपके पास ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब आते हैं जी हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा जो है उसी को एक्सेस कर सकते हैं और किसी को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, ना तो आप जो है वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आप प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ इसी फंक्शन को, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने और इस फंक्शन को मैंने लिख दिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर जो है जाके इसे कॉल करता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे मेन फंक्शन के अंदर जाके कॉल करूंगा किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा है। 3 की वैल्यू जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यस होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इसी फंक्शन को मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख देता हूँ, तो अब मेरे पास एरर जनरेट होगा। देखें जी, ये मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है कि आप जिस मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, जिसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि इसी मेंबर फंक्शन को मैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे लिख के देखता हूँ, और जैसे ही मैं इसे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख रहा हूँ तब भी मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है, यानी कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते मेन फंक्शन के अंदर। उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और इसमें जो कोड आप लोगों को नहीं समझ आया वो नेक्स्ट जो है मैं अपने लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर कर दूंगा कि किस तरह से जो है वो लिखना है। अव्वल तो ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको देख के जो आसानी से पता चल गया होगा कि जब भी आपने किसी एक क्लास को का चाइल्ड क्रिएट करना है तो उसका जो सिंटैक्स हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपने क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उस क्लास का नाम लिखना है जिसे आप चाइल्ड बनाना चाहते हैं, फिर आप ये कॉलन लिखेंगे
उसके बाद आप यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द क्लास, यानी कि जिसे आप पेरेंट बनाना चाह रहे हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये चाइल्ड क्लास जो है इसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद होगी कि ये पेरेंट का डाटा जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। मैं रूल्स को फॉलो करते हुए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा को तो नहीं एक्सेस कर सकता, अलबत्ता प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों डाटा को अपने अंदर एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। तो आपने इसे अच्छी तरह से थ्योरी को रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इसका बेसिक सिंटैक्स जो है और एक एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।